Hello everyone, my name is Gitanshu Kumar and in this video we will talk about Plato. इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में थोड़ी सी बात की थी एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्लेटो एंड सोक्रेट्स कॉन्स्पिरेसी दैट देयर कुड बी अ चांसेस मतलब कि ऐसा हो सकता है कि प्लेटो ही सोक्रेट्स है और सोक्रेट्स ही प्लेटो है क्योंकि प्लेटो ने जितना भी काम किया है वो उसमें उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं लिया। इन्होंने हमेशा सोक्रेट्स के डायलॉग से ही अपने आइडियाज़ दिए हैं। तो हम प्लेटो और सोक्रेट्स को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्लेटो मतलब कि हम प्लेटो की कोई थ्योरी तो नहीं बट थ्योरी उन्होंने थ्योरी क्यों दी, क्या कैसे सरकमस्टेंसेस थे, कैसी कंडीशंस थी या फिर इनका ब्रीफ लाइफ स्केच, तो वो सब देखेंगे हम बहुत ही ब्रीफ मैनर में। तो प्लेटो प्लेटो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी। तो ग्रीक की जो मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी फाउंडेशन ही प्लेटो ने रखी है। और प्लेटो प्लेटो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर है क्योंकि सारी थ्योरी लगभग लगभग प्लेटो से ही जो शुरू होती है, मतलब शुरुआत इन्होंने ही की थी। सबसे पहले हम इनके कोट से शुरुआत करेंगे जो कि है आई एम ट्राइंग टू थिंक डोंट कंफ्यूज वी विद फैक्ट्स। सो ये कोट अपने आप में ही बहुत ही डीप कोट है क्योंकि आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि हम फैक्ट्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं जबकि थिंकिंग प्राइमरी है और फैक्ट्स सेकेंडरी, क्योंकि अगर आप थिंक नहीं करोगे तो फैक्ट्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसमें इस कोट में कुछ नहीं है, बस ये मतलब इसका ये इतना इम्पोर्टेंट कोट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट ये बहुत ही मतलब कि यूनिक कोट है क्योंकि थिंकिंग इज़ प्राइमरी, मतलब आपको थिंक करना ज़रूरी है। फैक्ट्स तो फिर भी याद हो जाते हैं और याद तो वैसे करना ही नहीं होता, मतलब सोचना ही होता है। इन्होंने मतलब जितने भी पहले के फिलोसोफर्स थे ना, तो ये सब सोचने में ज़्यादा अपना विचार करते थे ना कि फैक्ट्स याद करने में, ये फलाना ढिमकाना जो भी है ये अपना उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो। प्लेटो की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम इसको इस कोट से समझ सकते हैं जो कि वाइट हेड का है। तो वाइट हेड ने क्या कहा था कि द एंटायर यूरोपियन फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो। मतलब कि ये कितनी अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि पूरी जो एंटायर यूरोपियन जो मतलब पूरा ट्रेडिशन है ना फिलोसफी और पॉलिटिक्स का, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फिलोसफी और पॉलिटिक्स ये दोनों एक ही माने जाते थे पहले। इसकी मतलब बाद में आके दोनों मतलब कि अलग अलग हुए, पहले ये एक ही माना जाता था। तो जो पूरी एंटायर यूरोपियन की जो जितना भी ट्रेडिशन है मतलब पॉलिटिक्स का फिलोसफी का, वो कुछ नहीं है। मतलब कि प्लेटो के बाद जितने भी फिलोसोफर आए हैं या फिर जितने भी स्कॉलर्स आए हैं उन्होंने कुछ नया नहीं दिया। उनकी जो भी थ्योरी है वो एक प्लेटो के फुटनोट्स मान सकते हैं। तो ये इससे इस कोट से प्लेटो की इम्पोर्टेंस को समझने का मतलब हमें हमें हम समझ पाते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो प्लेटो का वर्क बहुत ज़रूरी है ही है पढ़ना, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सारे पॉलिटिकल साइंस के मतलब कि जो टॉपिक्स होते हैं वो उनकी शुरुआत करी थी, उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जैसे जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट स्टफ। और प्लेटो मतलब कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है that in the entire history of political thought, no thinker evoked the admiration, reverence and criticism that Plato did। मतलब कि प्लेटो के जो फॉलोवर्स थे, मतलब प्लेटो को एडमायर भी किया गया, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट भी दी गई और क्रिटिसाइज भी किया गया। तो मतलब कि एक ही होलसम फिलोसोफर थे ये जिन्होंने मतलब कि अपना सब कुछ दिया, मतलब क्रिटिसाइज भी हुए, रिस्पेक्ट भी थी और एडमायर भी किया। एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मैंने पहली वीडियो में बताया था दैट देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ आइडिया विच इज़ बियॉन्ड आवर सेंसेस। मतलब कि मतलब दो दो प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। मतलब कि ये स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हो आप इसको। ये मैंने पिछली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझाया है, इसको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ कि आइडियलिस्ट मतलब कि जो ये सोचते हैं कि मतलब जो रियल ट्रुथ है वो हमें मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, वो हमारे आइडियलिस्ट वर्ल्ड में ही होगा। तो प्लेटो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। सो ये इनका बहुत ही ब्रीफ में लाइफ स्केच है
लाइव स्केच तो नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। सो प्लेटो वॉज बोर्न इन 428 BC और उनका असली नाम था एरिस्टोक्लेस। एरिस्टो ये एरिस्टोक्लेस है, एरिस्टोटल से इसको आप कंपेयर मत करना, वो अलग है, ये अलग है। सो प्लेटो मेट सोक्रेट्स इन 407 BC एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेट, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सोक्रेट्स को कैसे मारा गया, मतलब कि कैसे उनको डेथ पनिशमेंट मिली। तो उसके बाद उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया, मेगारा चले गए, जो कि एक अनदर सिटी स्टेट था। मतलब कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो एंशियंट ग्रीस था वो सिटी स्टेट्स थे, मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड थे। और तो इन्होंने एथेंस छेड़ दिया और वो मेगारा में चले गए, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ सॉकेट्स, वो जो इंसिडेंट था ना, वो मतलब कि बहुत ही शॉकिंग था उन प्लेटो के लिए। तो इसलिए हमेशा के लिए उन्होंने एथेंस नहीं छोड़ा, कुछ टाइम के लिए। सो एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। तो एक सोक्रेट्स का मरना एक टर्निंग पॉइंट था प्लेटो के लिए। और यही रीज़न है कि उन्होंने अपना फोकस फिलोसफी से छोड़ के पॉलिटिक्स से छोड़कर फिलोसफी में आ गए वो, क्योंकि पहले वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उनका फैमिली में भी, तो वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। पर जब उन्होंने मतलब इस इंसिडेंट के बाद वो उन्होंने अपना फोकस फिलोसफी में दे दिया, क्योंकि वो पूरे एथेंस को समझाना चाहते थे कि भाई तुमने किसको मारा है, वाइजेस्ट मैन को मार दिया है तुमने यहाँ पे। तो इसलिए वो अपनी थ्योरी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया। तो मेगारा के बाद वो इजिप्ट गए, उन्होंने वहाँ पे मैथमेटिक्स की स्टडी करी और एथेंस वापस आए वो 395 BC में। और 387 BC में वो पाइथागोरस से मिले। पाइथागोरस जो कि एक फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दिए। वो इटली के रहने वाले थे। तो इनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी एकेडमी खोली एथेंस में, प्लेटो ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एकेडमी है। और उस एकेडमी ने बेसिस बनाया है वेस्टर्न एजुकेशन का, पूरा बेसिस उस एकेडमी से ही मतलब कि निकला है। तो उन्होंने अपनी एकेडमी खोली जिसका नाम था द एकेडमी, और उसका एकेडमी का नाम ही द एकेडमी था। और वहाँ पे हायर लर्निंग, मतलब वो एक हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट था ग्रीस में। तो कम से कम आने वाले 100-200 साल तक वो चला, प्लेटो के मरने के बाद भी। सो प्लेटो को मैथमेटिक्स से बहुत प्यार था, मतलब कि वो मैथमेटिक्स को बहुत ही वो करते थे, रेवरेंस देते थे उनको, मतलब कि रिस्पेक्ट देते थे मैथमेटिक्स को। और उन्होंने अपने जो उनकी एकेडमी थी उन उसके गेट पे भी ये लिखवा रखा था कि लेट नो वन विदाउट ज्योमेट्री एंटर्स। मतलब कि ये ग्रीक लैंग्वेज में ये लिखवा रखा था, मेडियस, ये पता नहीं इसकी तो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इसका मतलब है दैट नो वन विदाउट ज्योमेट्री, मतलब कि जिसको भी मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, जिसको भी मैथ का ज्ञान नहीं है, वो इस एकेडमी में एंटर ना करे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक आयरनी आयरनी भी है। इसको आयरनी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जितने भी जो भी आजकल के फिलोसोफर्स हैं या फिर प्लेटो के जो भी फॉलोवर्स हैं, जो प्लेटो के आइडिया को मानते हैं, उनको मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता। और जो प्लेटो अपने टाइम पे कितने बड़े फिलोसोफर थे, उनको मैथमेटिक्स से कितना प्यार था, और जो उनके फॉलोवर थे उनको तो मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जिनको मैथमेटिक्स आती है वो कभी भी प्लेटो वेटो के बारे में पढ़ते नहीं है, तो ये पूरा फिलोसफी का ही वो है। तो ये आयरनिकल चीज़ है एक। तो स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एट एन एकेडमी एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन हियर। तो उन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ एकेडमी में ही बिताई, और जितना भी उनका काम था, मतलब कि जितनी भी उन्होंने बुक लिखी, जितने भी उन्होंने थॉट्स दिए, थ्योरीज दी, वो सब एकेडमी में ही दिया। और इनकी ये डाइड इन 347 BC एंड ही नेवर मैरिड। सो एक रीज़न इनके आइडियाज़ का जो कि इतने बढ़िया आइडिया है वो ये भी हो सकता है कि ये इन्होंने कभी शादी नहीं की, मतलब कि ये कभी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े। तो ये भी रीज़न हो सकता है। सो नेक्स्ट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ लास्की। लास्की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लास्की के बारे में बताऊं तो लास्की वॉज द टीचर ऑफ पंडित नेहरू। यस। सो लास्की स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी थिंकर वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। मतलब कि जो थिंकर होता है उसके जो थॉट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, या फिर जो भी उनकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, तो वो किसका प्रोडक्ट होती है, वो उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस का, उसकी लाइफ का, वहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि जो भी उसकी हिस्ट्री है, तो उन सबसे रिलेटेड रिलेटेड होता है, उसको सबको शेप करती है।
किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का आइडियाज़ शेप होती हैं उन चीज़ों से। तो मतलब कि सर्कमस्टेंसेस का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी थिंकर पे। और एवरी पर्सन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज कम्युनिटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान अपनी जगह से मतलब वो प्रभावित होगा। जैसे कि ये तो इंडिया में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि बिहार के लोग अलग होते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, राजस्थान में अलग, तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो ऐसे ही मतलब इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये मतलब सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई बताने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्लेटो के सर्कमस्टेंसेस को थोड़ा जाने, वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे उसकी उसका बैकग्राउंड जाने। तो हम एंशियंट ग्रीक का बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है प्लेटो को समझने के लिए। सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी इन एंशियंट ग्रीस। तो एंशियंट ग्रीस की ये कुछ फीचर्स हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। सो मैंने फर्स्ट वीडियो में तो बताया था कि जो ये एथेंस था वो सिटी स्टेट था, मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड थे ये, जैसे एथेंस, स्पार्टा, मेगारा। और ये बहुत ही हाईली डिसेंट्रलाइज सोसाइटी थी, मतलब कि गांव, जैसे गांव में होता है ना पंचायत होती है, तो मतलब गांव के लोग ही पंचायत के मेंबर्स होते हैं, मतलब कि डिसेंट्रलाइज, मतलब कि कोई ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी नहीं है, छोटी अथॉरिटी में सब कुछ डिसीजन होते हैं, प्लान्स होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले उसमें बताया कि सिटी स्टेट बहुत ही स्मॉलर एंटिटी, मतलब छोटे छोटे आइलैंड थे, तो स्टेट ही सोसाइटी थी, जो स्टेट होगा ना वही सोसाइटी थी। तो इट वाज एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर था। हायरार्क हायरार्कियल सोसाइटी, मतलब कि जैसे अमीर बहुत ही ज़्यादा हायरार्कियल, मतलब कि अमीर, गरीब, स्लेव्स। तो हायरार्की थी, मतलब कोई भी ज़्यादा बराबर नहीं था कोई। और पैट्रियार्कल, मतलब कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी। एंड ग्रीक्स वर एथनोसेंट्रिक पीपल। एथनोसेंट्रिक मतलब कि जो जो अपने कल्चर पे ज़्यादा ही सुपीरियर मानते हैं अपने कल्चर को, कल्चरल सुपीरियोरिटी ऑफ देमसेल्फ। मतलब कि जैसे आप इसको हिंदी में बोलेंगे कट्टर, जैसे कि कोई कट्टर हिंदू है तो वो बहुत ही ज़्यादा एथनोसेंट्रिक है। इसको बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे हरियाणा। जैसे हरियाणा में जो लोग हैं वो जैसे हरियाणा में सिर्फ जाट गुज्जर यही सब चलता रहता है, तो हरियाणा के लोगों को हम क्या कहेंगे? वहाँ के लोग एथनोसेंट्रिक हैं, मतलब कि अपने उसको ही बड़ा मानते हैं। तो जो एथनोसेंट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे बहुत ही इसका यूज़ होगा। और ये एथनोसेंट्रिसिज्म है, ये रेसिज्म यहीं से निकलता है, क्योंकि जब भी आप में फीलिंग होगी अपने कल्चर के बारे में, सुपीरियर होने के बारे में, या फिर अपनी कास्ट वास्ट के बारे में, तो वहीं से रेसिज्म की शुरुआत होती है। तो ये गलत चीज़ है, पर पुराने ज़माने में ये सब होता था, जैसे कि पैट्रियार्कल, ये सब मतलब बेकार चीज़ें, पैट्रियार्कल, हायरार्कल, और ये एथनोसेंट्रिक, तो ये सब नहीं होना चाहिए, पर ये था तो था। तो ये सब चीज़ें प्लेटो के थिंकिंग में मतलब इन्होंने प्रभाव डाला। इसलिए प्लेटो ने स्लेवरी को भी वो किया, मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट किया स्लेवरी को, उन्होंने बुरा नहीं माना। ये भी एक रीज़न था, क्योंकि जो उनकी सोसाइटी थी वो पहले से हायरार्कियल थी, तो वो क्यों अपोज करेंगे स्लेवरी को, वो एक्सेप्ट किया उन्होंने भी स्लेवरी को। ऐसे ही एरिस्टोटल ने भी स्लेवरी को एक्सेप्ट किया। पर जो आने वाले टाइम में जैसे 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 सोसाइटी चेंज होती गई, हायरार्किकल से थोड़ी मतलब कि वो हो गए, एक सेम लाइन पे आने लग गई, तो जो आने वाले फिलोसोफर हुए जैसे मैकियावेली और होब्स वगैरह, इन्होंने स्लेवरी को अपोज किया। तो इसलिए लास्की ने स्टेटमेंट दिया था कि एवरी थिंकर वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। सो किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहला है उसका स्कूल ऑफ थॉट, और दूसरा है मेथडोलॉजी। स्कूल ऑफ थॉट, आपको अब तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, कि मतलब उसका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है, वो आइडियलिस्ट है या सोशलिस्ट है, मटेरियलिस्ट है, यूनिवर्सलिस्ट है। तो इस प्लेटो के केस में वो आइडियलिस्ट थे। और उनकी मेथडोलॉजी क्या है, मतलब कि उनको सच के जानने का तरीका क्या है, उनको कुछ भी डिस्कवर करने का तरीका क्या है। तो प्लेटो के केस में मेथडोलॉजी थी डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स मैंने बहुत ही मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में पिछली वीडियो में बताया था। डायलैक्टिक्स मतलब कि सच को जानने का तरीका, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सो ये दो चीज़ें हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो आइडियलिस्ट थे और उनका तरीका था डायलैक्टिक्स। तो वही लास्ट की वाली स्टेटमेंट फिर से यहीं पे आती है। तो क्या क्या सबसे दो दो मेजर इवेंट है जिन्होंने प्लेटो को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ताकि वो अपना फोकस शिफ्ट करें
फिलो पॉलिटिक्स से फिलोसफी में। तो पहला इंसिडेंट तो एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेट्स मैंने बताया था पहले ही, और दूसरा था डिफीट ऑफ एथेंस इन पेलोपोनेशियन वॉर। तो पेलोपोनेशियन वॉर ये एक वॉर है जो कि मतलब 10-12 साल तक आई थिंक चली थी। तो जैसे मैंने बताया एंशियंट ग्रीक सिटीज मतलब सिटी स्टेट थे, वो आइलैंड थे, छोटे छोटे आइलैंड। और पहले के टाइम पे जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन इतना नहीं होता था, ना कम्युनिकेशन था ना ट्रांसपोर्ट था, मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था। और जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होगा किसी भी दो नेशन के बीच में, तो वहाँ पे लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो इसलिए पेलोपोनेशियन वो यहाँ इन इन सब के बीच में ना वॉर वॉर चलते रहते थे आपस में। तो एक उसी वॉर में से एक वॉर का नाम है पेलोपोनेशियन वॉर, जो सबसे लंबा चला था। इसमें एथेंस हार गया था स्पार्टा से। और एथेंस स्पार्टा का क्या सीन है कि जो एथेंस है ना, सबसे इन सारे सिटी स्टेट में एथेंस सबसे ऊपर था। मतलब कि वो उसकी वैल्यू सबसे ऊपर थी, सबसे बढ़िया स्टेट माना जाता था वो। और स्पार्टा उससे नीचे आता था, पर जब वॉर में स्पार्टा जीत गया और एथेंस हार गया, तो एथेंस तो एथेंस की जो वैल्यू थी वो गिर गई। तो जाहिर सी बात है जो एथेंस के जो रहने वाले हैं उसमें से एक प्लेटो भी है। तो प्लेटो तो भाई बहुत बड़ा देशभक्त था, प्लेटो तो बहुत बड़ा पेट्रियट था। तो अगर उसका देश हारेगा तो उसको तो जाहिर सी बात है उसको तो बहुत बुरा लगा। तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न है जो उसने अपना फोकस शिफ्ट किया, क्योंकि वो चाहता था कि आने क्योंकि लड़ाई तो होंगी, आने वाले टाइम पे भी लड़ाई होंगी, तो आने वाले लड़ाई में एथेंस फिर से ना हारे। तो इसलिए उसने अपने थॉट्स दिए, आइडियाज़ दिए कि भाई अब अभी भी टाइम है, मेरे आइडियाज़ को मानो और क्या कहते हैं आगे बढ़ो। और स्पार्टा जीत गया और स्पार्टा सबसे ऊपर आ गया। स्पार्टा तो सब जानते हैं स्पार्टन आर्मी कितनी पावरफुल आर्मी होती है। और जो आजकल स्पार्टन जिम है वो भी उसी से मिला है, मतलब उसी से बना है वो भी नाम। सो डेमोक्रेसी क्या थी प्लेटो के लिए। तो ये पहली वीडियो में मैंने बताया कि वो डेमोक्रेसी को बढ़िया गवर्नमेंट नहीं मानता था, वो उसको गवर्नमेंट ऑफ फूल्स या फिर इग्नोरेंट्स मानता था। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ही सोक्रेट्स को मार दिया गया। तो भाई जो जो गवर्नमेंट वाइजेस्ट मैन को मार रही है, तो वो तो बेकार गवर्नमेंट ही होगी प्लेटो के हिसाब से। तो सिंगल ट्रेजेडी तो ये थी कि जो रूलर्स थे वो इग्नोरेंट थे, ये तो सिंगल ट्रेजेडी हो गई। और जो डबल ट्रेजेडी हुई ना, मतलब डबल ट्रेजेडी की बात ये है कि जो रूलर जो इग्नोरेंट है उनको यही नहीं पता कि हम इग्नोरेंट है। मतलब कि दे डिडंट नो अबाउट इट। मतलब इसको हम इस कोट के ज़रिए भी समझ सकते हैं, दैट इग्नोरेंट्स डोंट नो दैट दे डोंट नो। मतलब कि उनको खुद ही नहीं पता कि हम बेवकूफ़ हैं। तो वो बेवकूफ़ी वाले काम ही करेंगे जब उनको खुद ही नहीं पता। तो ये मतलब कि थोड़ा व्यू है डेमोक्रेसी के लिए प्लेटो का। तो इस व्यू को हम इस कोट से भी समझ सकते हैं। ये प्लेटो का कोट है दैट इफ़ यू डू नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ योर गवर्नमेंट। मतलब कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट जो भी कर रही है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, अगर आप उसको सोचोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें उनके अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फूल्स हैं। क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसा बनाना है, उनको सिर्फ वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल हैं अपने लिए, क्योंकि वो तो अपने बारे में ही सोचेंगे। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, तभी जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो चल रहा है चल रहा है, अब अपन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, हमें ये हम एज अ कंसर्न सिटीज़न हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट पे। अगर हम नहीं सोचेंगे ना तो हम मतलब बेवकूफ़ों के अंदर हम ही बेवकूफ़ बन जाएंगे। सो इन सब के बाद तो अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि डेमोक्रेसी को प्लेटो मानता था कि वो गवर्नमेंट ऑफ फूल्स है। तो उसका सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई फूल की जगह कोई बुद्धिमान इंसान रूल करे। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ डबल ट्रेजेडी। तो डबल ट्रेजेडी का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन ये है कि कोई भी बंदा ऐसा रूल करे जिसको नॉलेज हो। मतलब कि और नॉलेज किसको होती है, नॉलेज होती है फिलोसोफर्स को, मतलब कि फिजिसिस्ट को, जो कि साइंटिस्ट होते हैं, इन सबको होती है। पर सबसे ज़्यादा नॉलेज मतलब कि ट्रुथ वगैरह इन सब के मतलब गवर्नमेंट कौन रन कर सकता है, एक फिलोसोफर ही रन कर सकता है गवर्नमेंट। तो इसके रिगार्डिंग प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी, जो जिस जिस थ्योरी को कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। मतलब कि डेमोक्रेसी को हटाओ और फिलोसोफर किंग को राजा बनाओ। तो ये थ्योरी थी क्या कहते हैं प्लेटो की।
और ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इस थ्योरी को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें की आर्ग्यूमेंट क्या है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में की आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर एथेंस को फिर इससे बढ़िया स्टेट बनाना है तो उसको फिलोसोफर किंग के द्वारा ही रूल करना करना होगा। अगर वो इन बेवकूफ़ों के मतलब ये बेवकूफ़ अगर रूल करेंगे तो एथेंस फिर से आ जाएगा और क्या पता वो और नीचे आ जाए। तो ये कोट भी है प्लेटो का, दैट अंटिल फिलोसोफर्स आर द रूलर और रूलर्स लर्न फिलोसफी देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब तक फिलोसोफर्स रूलर्स नहीं होते और या फिर रूलर्स फिलोसफी लर्न नहीं कर लेते तब तक मतलब कि इंसान की बर्बादी का अंत नहीं है। मतलब प्रेडिकामेंट मतलब बर्बादी। तो इससे ये पता चलता है कि प्लेटो को फिलोसफी से कितना मतलब उसका वो था, कितना उसका कनेक्शन था, वो कितना चाहता था कि भाई रूल करे वो फिलोसोफर हो। तो जो ये जो इसकी थ्योरी और थॉट है इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफी की, ये बहुत ही ज़्यादा हमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़नी है, वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने इस वीडियो में आपको इसका बैकग्राउंड दिया है कि प्लेटो ने अपनी ये थ्योरी क्यों दी, और इस बैकग्राउंड को समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये थ्योरी प्लेटो ने अपनी दी है द रिपब्लिक बुक में। द रिपब्लिक बुक में इसने अपनी वाली थ्योरी दी है, और ये इसकी एक बुक का नाम है द रिपब्लिक, और इसकी दूसरी बुक का नाम है स्टेट्समैन और द लॉ। इसकी तीन बुकें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम रिपब्लिक से शुरुआत कर रहे हैं और रिपब्लिक में भी हम इस वाली थ्योरी से शुरुआत कर रहे हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। तो सेंट्रल आर्गूमेंट इसका पता चल गया, और इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो की समरी देख लेते हैं एक बार। तो ये बहुत ही सिंपल वीडियो थी कि प्लेटो के बारे में बताया था, जिसने कि ग्रीक फाउंडेशन उसकी फाउंडेशन रखी ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की, और क्या क्या प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे प्लेटो के वर्क के पीछे, उसका लाइफ स्केच, प्लेटो डेमोक्रेसी को क्यों हेट करता था, और बाकी हम ये आगे पढ़ेंगे। रिपब्लिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।